देखिए क्या होता है, अब डाइजेशन पढ़ते हैं शॉर्ट में, इसके बाद एक मैं डाइजेशन के बाद इसके बाद एक छोटा सा रफ डायग्राम बना दूंगा, तो ये सारे स्फिंक्टर क्लियर हो जाएंगे। ठीक, पहले जहां जहां स्फिंक्टर लिखा हूं डायग्राम से ही क्लियर होंगे, ऐसे आपको रटना फील होगा। जैसे ही डायग्राम बनाऊंगा सब चमक जाएगा। पहले आप इस थ्योरी को रिकॉल करें। सबसे पहले माउथ में फूड गया, यहाँ पे सलाइवा सिक्रीट हुआ माउथ में। जैसे ही माउथ में सलाइवा सिक्रीट हुआ तो सलाइवरी एमिलेज काम किया, और सलाइवरी एमिलेज काम किया तो सलाइवरी एमिलेज इसमें 1.5 लीटर निकलता है एक दिन में। पीएच 6.7 एसिडिक होता है। ठीक, लाइसोजाइम भी होता है माउथ में जो बैक्टीरिया को मारता है। ठीक, जो भी आप फूड खाते हो। और सलाइवा राइपेंड स्टार्च, राइपेंड मतलब पका हुआ स्टार्च। ठीक ना, ये नहीं कि आटा खा लिया और डाइजेस्ट हो जाएगा, नहीं, रोटी खाना पड़ेगा। नहीं तो आटा खा लेते हैं, आटा अनराइप्ड है और रोटी राइप्ड है। तो राइप्ड खाओगे ना तो रोटी कभी कभी मीठा भी लग सकता है, और आटा खाओगे तो कोई टेस्ट नहीं आएगा। ठीक, तो आटा पकने से नहीं, आप फ्लोर ना ले, आप रोटी को उसको पका के रोटी ले, और तो वो राइपेंड स्टार्च पे आपका ये माउथ में सलाइवा एमिलेज काम करेगा। ठीक ना, टाइलिन कहते हैं। ठीक ना, खैर वो छोड़िए, आप बस ये याद रखें पीएच इतना, एसिडिक मीडियम और एंजाइम सलाइवरी एमिलेज। माल्टेज भी होता है जो माल्टोज पे काम करता है। जहां जहां एज वहां वहां एंजाइम। माल्टोज पे काम करने वाला माल्टेज, लैक्टोज पे काम करने वाला लैक्टेज, समझ में आ रहा है। सुक्रोज पे काम करने वाला सुक्रेज, आर यू गेटिंग मी। प्रोटीन पे काम करने वाला प्रोटीएज, लिपिड्स पे काम करने वाला लाइपेज, समझ में आ रहा है। सलाइवरी अमाइलेज, ये भी एज है। ठीक ना, सलाइवरी अमाइला पे काम करता है। ठीक ना, टाइलिन अमाइलेज। लाइसोजाइम, बस इसमें एज नहीं आती है, नहीं कि एंजाइम नहीं, मोस्ट ऑफ द एंजाइम में एज आता है। और सारे एंजाइम प्रोटीन होते हैं, मार्क माय वर्ड्स, सारे एंजाइम बोलेगा ये एंजाइम एज लगा हुआ है, विच ऑफ दिस इज प्रोटीन, टिक कर देना जहां पे क्या हो, एएसई हो, एज हो। लेकिन एक्सेप्शन में लिख लेना राइबोजाइम, एक्सेप्शन में लिख लेना राइबोजाइम। ये एंजाइम है लेकिन ये आरएनए नेचर का होता है। कैसा, एक्सेप्शन में। बाकी सारे दुनिया के एज वाले लग जाएं, एंजाइम है। और जितने एंजाइम है दुनिया में सब आंख बंद करके प्रोटीन है, एक्सेप्ट राइबोजाइम, वो आरएनए नेचर का होता है। अब देखिए बेटा, ईसोफेगस पे आते हैं। ईसोफेगस में क्या होता है, 25 सेंटीमीटर का बड़ा होता है। इसमें कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं पाया जाता। जो माउथ में डाइजेशन हुआ है उसी को नीचे लाता है, थोड़ा मूवमेंट होता है। ठीक, म्यूकस प्रेजेंट होता है, म्यूकस प्रेजेंट होता है ताकि इजीली जो बना है बोलस मुंह के अंदर वो नीचे चला जाए। म्यूकस स्लिपरी नेचर करवाता है। म्यूकस क्या करवाता है, स्लिपरी नेचर, आप लिख सकते हो म्यूकस स्लिपरी नेचर करवाता है। अब देखो ईसोफेगस खुलेगा पेट में, ईसोफेगस खुलेगा पेट में। यहाँ पे डायग्राम दिख रहा होगा तो देखो ईसोफेगस, ये जो है ना ये पेट है, ये पेट है। यहाँ कहते हैं कार्डियक, ये वैसे कार्डियक ये है, ये है फंडस, आप छोड़ो फंडस। ये होता है पाइलोरी और ये होता है बॉडी, यहाँ लिख ही देता हूँ फंडस। एक स्टमक में 4 पार्ट। आप ईसोफेगस यहाँ खुला है और यहाँ से खुलता है स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक, दिख रहा है ये आपको। उसके बाद से क्या होता है, अब देखो ईसोफेगस कहाँ खुला, स्टमक के किस पार्ट में, कार्डियक पार्ट में। तो कह दिया कौन सा स्फिंक्टर, कार्डियक स्फिंक्टर। लेकिन ईसोफेगस को और पेट को कहते हैं, स्टमक को गैस्ट्रिक, क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक। और ईसोफेगस को, ईसोफेगस तो कह दिया गैस्ट्रो ईसोफेजियल स्फिंक्टर। यानी कि ईसोफेगस से जो खाना आया वो स्टमक में आ रहा है, तो यहाँ पे गार्ड होता है। यहाँ पे कौन है, गार्ड। उस गार्ड साहब का नाम क्या है, गैस्ट्रो मतलब स्टमक, ईसोफेगस मतलब ईसोफेगस स्फिंक्टर। और कार्डियक स्फिंक्टर, क्योंकि स्टमक के कौन से पार्ट में खुला, कार्डियक। अब इस पार्ट को स्टमक को कहते हैं पाइलोरिक पार्ट। अब ये खुला है स्मॉल इंटेस्टाइन में, तो बेटा कौन सा स्फिंक्टर, पाइलोरिक स्फिंक्टर। कौन सा, पाइलोरिक। आगे देखेंगे, क्लियर है। स्टमक में एसिडिक मीडियम होता है। स्टमक में एसिडिक मीडियम होने के बाद पीएच 1.8 होता है एडल्ट में। इस पीएच में अगर आप एक हड्डी भी डालोगे ना तो गल के सॉफ्ट हो जाएगा। इसीलिए जो चिकन खाते हैं, नॉनवेज खाते हैं, वो हड्डी भी चबा जाते हैं। ठीक है, देखिए एंजाइम पेप्सिन, पेप्सिन निकलता है और ये एसिडिक मीडियम में ही काम करता है। इसीलिए स्टमक का मीडियम भी कैसा है, एसिडिक।
HCl मेक मीडियम एसिडिक, सो पेप्सिन में है। पेप्सिन और बाइकार्बोनेट और ग्लूकोज होता है। बेटा HCl स्टमक में लग रहा है पूरा, तो स्टमक के सेल को भी मारेगा ना, तो स्टमक के सेल को मारेगा तो खत्म होगा स्टमक। उसको बचाने के लिए म्यूकस और बाइकार्बोनेट एक स्लिपरी नेचर बनाते हैं जो स्टमक के सेल को HCl को रोड न कर सके। उसके लिए म्यूकस और बाइकार्बोनेट प्रिवेंट स्टमक फ्रॉम डिस्ट्रक्शन बाय HCl। इसमें दो सेल होते हैं, पेप्टिक सेल या चीफ सेल, ये निकालता है HCl। ये क्या निकालता है? HCl, ठीक ना। पेप्टिक सेल और चीफ सेल HCl निकालते हैं। और एक होता है ऑक्जेंटिक सेल और पैराइटल सेल। सॉरी, पेप्टिक और चीफ सेल नहीं, आप यहां लिखो ऑक्जेंटिक सेल, ऑक्जेंटिक सेल या फिर पैराइटल सेल। और चीफ सेल और ये पेप्टिक सेल निकालता है क्या? पेप्सिन। तो ऑक्जेंटिक सेल, इसी को पैराइटल भी कहते हैं, ये निकालता है HCl। और एक और चीज निकालता है कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर जो विटामिन B12 को एब्जॉर्ब करता है। एनसीईआरटी में शायद होगा तो आप लिख लेना, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर एब्जॉर्ब करवाता है विटामिन B12। और पेप्टिक और चीफ सेल स्टमक में ही होता है, वो पेप्सिन निकालता है। और पेप्सिन प्रोटीन पे बेटा काम किया किस मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। किस मीडियम में? एसिडिक मीडियम में। तो प्रोटीन टूट गया पेप्टोन्स में और प्रोटीओज में, डाइजेस्ट नहीं हुआ है। अभी ये और आगे टूटता है स्मॉल इंटेस्टाइन से। समझ में आ रहा है? तो पेप्टोन्स और प्रोटीओज पे टूट गया। अब बेटा क्या होता है कि स्टोमक खुलता है स्मॉल इंटेस्टाइन में, गार्डेड बाय पाइलोरिक स्फिंक्टर। यहां मैंने बनाया स्टमक खुला स्मॉल इंटेस्टाइन में, गार्डेड बाय पाइलोरिक स्फिंक्टर। क्लियर है यहां तक? अब बेटा स्मॉल इंटेस्टाइन देखो, डिओडेनम, जेजुनम, इलियम। डिओडेनम में क्या होता है ना कि मैक्सिमम एंजाइम्स डिओडेनम में आते हैं, ठीक। पैनक्रियाटिक एंजाइम, कौन से? यहाँ पे पैनक्रियाटिक एंजाइम खुलता है डिओडेनम में। अब क्या हुआ, पैनक्रियाटिक एंजाइम जितने भी है ना, ये पेप्टोन्स, प्रोटीओज सबको और तोड़ेगा। और उतने तोड़ने के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन में लगभग पूरा ही टूट जाता है। तो पहले तो आपने खाना खाया माउथ में, फिर स्टमक में खाया, तो जो कॉम्प्लेक्स फूड खाया था वो सिंपल फूड में बन चुका है स्टमक तक। पैनक्रियाटिक एंजाइम आके उस सिंपल फूड को सिंपलर फूड में बना देता है। और इंटेस्टाइनल एंजाइम अलग से आता है, वो सिंपलर फूड को सिंपलेस्ट फूड में बना देता है। तो जो खाया कॉम्प्लेक्स फूड बना सिंपल फूड में स्टमक तक, सिंपलर फॉर्म में बनाया पैनक्रियाटिक एंजाइम, सिंपलेस्ट फॉर्म में बना दिया जिसको सेल एब्जॉर्ब कर सकता है डायरेक्टली, उसको बनाया कौन? इंटेस्टाइनल एंजाइम। आर यू गेटिंग मी गाइस? उसके बाद से क्या होता है, जेजुनम और इलियम। अब क्या होता है बेटा ना, जेजुनम में कंप्लीट डाइजेशन होता है, जेजुनम में कंप्लीट डाइजेशन जेजुनम में होता है, और वाटर का भी एब्जॉर्प्शन हो जाता है जेजुनम में। फिर इलियम आया। अब देखो ये 6.5 मीटर का टोटल, तीनों को जोड़ोगे तो आएगा। स्मॉल कॉर्ड, स्मॉल इंटेस्टाइन को स्मॉल इसलिए कहते हैं कि इसका डायमीटर छोटा होता है, लेंथ बहुत बड़ा, डायमीटर छोटा है। और लार्ज इंटेस्टाइन जो 1 से 1.5 मीटर का ही होता है, ठीक। लेकिन लार्ज इंटेस्टाइन ये है क्योंकि उसका डायमीटर बड़ा होता है। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 पार्ट, सीकम, कोलोन, रेक्टम। अब बताओ बेटा इसका लास्ट पार्ट कौन सा है? स्मॉल इंटेस्टाइन का इलियम, और इसका फर्स्ट पार्ट कौन सा है? सीकम। तो इलियम से सीकम में आया तो इलियोसिकल वॉल। जैसे स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आया तो पाइलोरिक था पहला, यही गाइड किया। यहां से आया तो कार्डियक रीजन था तो कार्डियक गाइड किया। वैसे ही इलियम से सीकम में आया तो इलियोसिकल वॉल। तो लिखा हूं स्मॉल इंटेस्टाइन का ओपनिंग इन लार्ज इंटेस्टाइन गार्डेड बाय इलियोसिकल वॉल, क्योंकि वेस्ट प्रोडक्ट सीकम में आ चुका है। अब सीकम से इलियम में ना चला जाए, इसीलिए इलियोसिकल वॉल गार्ड करता है। वरना खाना डाइजेस्ट हो चुका है, अब वो वापस पीछे जा रहा है, नहीं जाता है, इसीलिए इलियोसिकल वॉल, ठीक। रेक्टम बेटा टेम्पोररी स्टोरेज करता है। क्या करता है? टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ वेस्ट मटेरियल, टेम्पोररी स्टोरेज ऑफ वेस्ट मटेरियल। और रेक्टम में पेरिस्टाल्टिस जो होता है, पेरिस्टाल्टिस क्या होता है? रिदमिक मूवमेंट, रिदमिक मूवमेंट ऑफ मसल, ताकि फूड नीचे की तरफ मूव करे।
तो ये रेक्टम में बहुत कम होता है। कैसा होता है? बहुत कम, ठीक है ना। बस ये होता है यहाँ तक। इसके बाद अगर कोई दिक्कत हो तो मैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में आपको बताता हूँ, ठीक। देखें इसमें मैंने लीवर लास्ट टॉपिक है। लीवर क्या होता है? बाइलोब। लोब क्या होता है? लोब, ये एक लोब है, ये दो लोब है, दोनों जुड़ गया बाइलोब। लीवर राइट साइड में होता है, एब्डोमिनल कैविटी में होता है, ठीक ना। ये ऊपर डायफ्राम है ना, उसके ऊपर वाले को थोरैसिक कैविटी, ठीक, और उसके नीचे वाले को एब्डोमिनल कैविटी। डायफ्राम ही डिवाइड करता है। तो एब्डोमिनल कैविटी में राइट साइड में होता है लीवर। अब लीवर दो लोग होता है, ये अल्कलाइन मीडियम बनाता है, पीएच 7.4 होता है और 1 से 1.5 लीटर निकालता है। अल्कलाइन इसलिए होता है इसका पीएच अल्कलाइन इसी होता है तभी पैंक्रियाटिक एंजाइम काम कर पाता है, ठीक ना। और इस लीवर निकालता है जो बाइल, वो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में और कंसंट्रेट भी होता है, ठीक। 7.4 को बेसिक कहते हैं और बेसिक को ही अल्कलाइन कहते हैं। तो पीएच 7.4 होता है बेसिक मीडियम और बेसिक को ही अल्कलाइन कहते हैं, ठीक ना। और अल्कलाइन मीडियम में पैंक्रियाटिक एंजाइम काम कर पाता है। आपको पता है ये जो स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में और कंसंट्रेट भी होता है। घोड़ा चना इसीलिए खाता है, क्वेश्चन फेमस है कि घोड़ा चना ही क्यों खाता है? इसीलिए क्योंकि घोड़े में गॉल ब्लैडर नहीं होता है, तो फैट का इमल्सिफिकेशन नहीं होगा, फैट टूटेगा ही नहीं, तो घोड़ा का डाइजेशन कहाँ से होगा? फैट का। इसीलिए उसको प्रोटीन दिया जाता है और चना में प्रोटीन होता है, इसीलिए घोड़े में गॉल ब्लैडर नहीं होता तो उसको चना ही दिया जाता है, सिर्फ प्रोटीनस सब्सटेंस दिया जाता है। रहा बात इसका, तो देखिए कॉम्प्लेक्स फूड आपने खाया, सिंपल फूड में बना और सिंपलेस्ट फूड में एब्जॉर्ब हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक लाया पैंक्रियाटिक एंजाइम, कॉम्प्लेक्स से सिंपल, सिंपल से सिंपलेस्ट में लाया इंटेस्टाइनल एंजाइम, सिंपल से सिंपलेस्ट में लाया इंटेस्टाइनल एंजाइम। पैंक्रियाटिक एंजाइम का एग्जांपल बताइए, तो ये रहा एग्जांपल पैंक्रियाटिक एंजाइम्स का। ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, न्यूक्लियस, पैंक्रियाटिक एमाइलेज और पैंक्रियाटिक लाइपेज, ठीक। इंटेस्टाइनल एंजाइम्स का कुछ एग्जांपल, अमाइनोपेप्टाइडेज, न्यूक्लियोटाइडेज, न्यूक्लियोसाइडेज, ठीक, ईटीसी। एक छोटा सा उदाहरण एग्जांपल मैंने लिया है इस दोनों एंजाइम्स का फंक्शन समझाने के लिए, कॉम्प्लेक्सिटी और सिंपलेस्ट। देखें प्रोटीन खाया आपने, प्रोटीन खाया तो पेप्सिन स्टमक में काम किया, क्योंकि माउस में पेप्सिन काम नहीं करता, पेप्सिन को एसिडिक मीडियम चाहिए, तो स्टमक में एसिडिक मीडियम है, तो पेप्सिन काम किया। पेप्सिन काम करने के बाद ये बना दिया प्रोटियोज और पेप्टोन्स में, लेकिन ये अगेन सिंपलेस्ट नहीं बनाया, इसको बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता क्योंकि प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक है अमीनो एसिड, तो अमीनो एसिड में बनाओ, तो हमने पेप्टोन्स में बनाया। इसमें आएगा पैंक्रियाटिक एंजाइम, इसने देखा और सीधे डिओडेनम में आके काम किया, क्योंकि डिओडेनम में ही पैंक्रियाटिक एंजाइम्स काम करता है, वहीं पे आके खुलता है, तो डिओडेनम में ही आके खुलता है पैंक्रियाज, तो पैंक्रियाटिक एंजाइम्स वहीं पे छोड़ा। पैंक्रियाटिक एंजाइम्स में देखा ट्रिप्सिनोजेन, काइमोट्रिप्सिनोजेन, तो ट्रिप्सिनोजेन से ही ये इनएक्टिव फॉर्म है, ट्रिप्सिन एक्टिव फॉर्म है, तो ट्रिप्सिन आया। काइमोट्रिप्सिनोजेन इनएक्टिव फॉर्म है, काइमोट्रिप्सिन एक्टिव फॉर्म है। ये दोनों देखा पैंक्रियाटिक एंजाइम पीई, फट से तोड़ा पेप्टोन्स को, डाइपेप्टाइड। प्रोटीन अमाइनो एसिड आपस में जुड़ते हैं एक बॉन्ड से, उसको कहते हैं, उस रिश्ते का नाम है पेप्टाइड बॉन्ड, उस रिश्ते का नाम है पेप्टाइड बॉन्ड। तो उस पेप्टाइड बॉन्ड, तो 2 अमीनो एसिड, 3 अमीनो एसिड, 4 अमीनो एसिड, तो डाइपेप्टाइड, 2 पेप्टाइड लिंकेज, इन दोनों को तोड़ेगा आपस में अमाइनो पेप्टाइड, ठीक। पेप्टाइड बॉन्ड को तोड़ा कौन? पेप्टाइडेज। ग्लूकोज को तोड़ा ग्लूकोज तो टूटता ही नहीं है, सुक्रोज को टूटा सुक्रेज, लैक्टोज को लैक्टेज, तो पेप्टाइड को कौन तोड़ा? पेप्टाइडेज, अमाइनो पेप्टाइडेज, क्योंकि अमाइनो एसिड बनेगा, तो अमाइनो एसिड बन गया, अब ये बॉडी एब्जॉर्ब कर लेगा। ये एक छोटा सा एग्जांपल है। होप सो ये क्लियर हुआ होगा आपको, कॉम्प्लेक्सिटी, सिंपल और सिंपलेस्ट। अब देखते हैं, ये एक छोटा सा टॉपिक बच गया था डायलिसिस का, और ये फोटोसिंथेसिस में CO2 और H2 और ये रॉ मटेरियल CO2 रिड्यूस होकर कार्बोहाइड्रेट बनता है, वाटर ऑक्सीडाइज होकर ऑक्सीजन बनता है। कोई पूछे ऑक्सीजन प्लांट जो देता है वो CO2 से आता है कि पानी से आता है, तो आप हमेशा आंसर देना पानी से आता है। जो ऑक्सीजन प्लांट रिलीज करता है वो कहाँ से आता है? पानी से। याद रखना, अगर हेवी वाटर दे दोगे ना, या वो ऑक्सीजन का आइसोटोप 18 या 16 आइसोटोप 18, तो O18 निकलेगा, O16 नहीं निकलेगा।
इसीलिए पानी याद रखना, पानी से ऑक्सीजन निकलता है और CO2 रिड्यूस होकर कार्बोहाइड्रेट बनता है। फोटोसिंथेसिस क्वाइट इजी टॉपिक है, आप एनसीईआरटी जाएं, इसीलिए मैं ये टॉपिक को छोड़ रहा हूँ ताकि आप एनसीईआरटी पढ़ें। ठीक, खुद से थोड़ा बहुत वर्किंग करना सीखिए, हर चीज़ पे टीचर पे डिपेंड होना जरूरी नहीं है। ये हीमोडायलिसिस एक छोटा सा टॉपिक है, ये मैं बता दूं। बॉडी से ब्लड को निकाला, आर्टरी से खून निकाला, सेलोफेन ट्यूब, इस मशीन का क्या जो सेलोफेन ट्यूब, इसको डायलाइजर भी कहते हैं। हेपरिन इसमें डाल दिया, ब्लड आता तो ब्लड थक्का बन जाता, कोएगुलेट हो जाता, इन्वायरमेंट में आते हैं क्योंकि टेम्परेचर दूसरा मिल रहा है उसको, बॉडी का टेम्परेचर फिक्स होता था, तो हेपरिन डाल दिया, ब्लड कोएगुलेट ना करे, ब्लड को प्योर बनाया डायलाइजर में। नाइट्रोजनस वेस्ट, यूरिया को हटा दिया हमने, प्योर बन गया ब्लड, क्योंकि यूरिया टॉक्सिक था, यूरिया को हटा दिया। अब प्योर ब्लड में एंटी हेपरिन डाला ताकि वापस बॉडी में जा सके, क्योंकि बॉडी में ऑलरेडी ब्लड कोएगुलेट नहीं होने वाला सब्सटेंस होता है जिसको हेपरिन ही कहते हैं, तो एंटी हेपरिन डाल दिया हमने ताकि और बॉडी टेम्परेचर पे उस ब्लड को लाए। बॉडी टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, 37 डिग्री सेल्सियस। वहां पे लाने के बाद वेन के थ्रू डाला, आर्टरी में प्रेशर ज़्यादा होता है, वेन में प्रेशर कम होता है, तो धीरे धीरे वेन के थ्रू डाला और बॉडी में चला गया। हर 3 महीना 6 महीना पे डायलिसिस किया जाता है, बॉडी टू बॉडी वेरी करता है, काफ़ी कॉस्टली होता है। फर्स्ट टाइम CMC वेलोर क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज में इसको किया गया था हीमोडायलिसिस को। ठीक, होप सो ये क्लियर होगा, और जो थोड़े बहुत छोटे मोटे टॉपिक्स लिटिल बिट बचे होंगे उसको आप खुद से फाइट मारे, एफर्ट मारे, उसके बाद कोई डाउट हो तो जरूर पूछें। ठीक, क्लियर है? ऑल द बेस्ट।